जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हम लोग संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे उसकी आज हम अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं और इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ा जाएगा। और इससे जो पीछे की क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो अब तक हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कितने बार हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है वह आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। और यह जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी। और मैं यह भी बता चुका हूं कि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला श्रेणी का है, अर्थात नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है जो भारतीय संविधान है। तो कठोर का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पे भारतीय संविधान में संशोधन करना कठिन है और कहीं ऐसे प्रावधान हैं जहां अपेक्षाकृत सरल है। तो भारत का जो संविधान है इसमें दोनों स्वरूप दिखाई देते हैं। यही वजह है कि भारत के संविधान को बोला जाता है कि नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। कहीं भारत के संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है तो कहीं विशेष बहुमत से। अब यह साधारण और विशेष बहुमत क्या होता है इसके बारे में जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपसे पूछे कि भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत आप तभी करेंगे जब कोई भी चीज संविधान का भाग होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने, सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आएगा कि क्या जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है। पहले तो इस चीज को हम कंफर्म कर ले। तो इसी के संदर्भ में उन्नीस 1960 में बेरूबारी संदर्भ आया और इसमें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई और राष्ट्रपति किसी भी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यह आर्टिकल 143 में लिखा गया है, अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है।
अब वह अधिकार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो वहां पे राष्ट्रपति द्वारा बेरूबारी संदर्भ 1960 का है ये। इसमें ये पूछा गया, परामर्श लिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है। तो उस टाइम गजेंद्र गढ़कर थे मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उनके द्वारा क्या बताया गया, गजेंद्र गढ़कर जी जो कि उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा बताया गया कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है कि भारतीय संविधान निर्माता किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक ताला होता है और उसको खोलने के लिए चाबी होती है, तो ताला भले ही चाबी से खुलता है लेकिन ताले का पार्ट चाबी नहीं होता है, अर्थात जो चाबी होती है वह ताले का भाग नहीं होती है। तो इस केस में, इस संदर्भ में, बेरूबारी संदर्भ में जब राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई से पूछा गया कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है, तो वहां पे बताया गया गजेंद्र गढ़कर जी के द्वारा कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और उसी संदर्भ में यह कन्फर्म किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं हुई तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत तभी होगी जब वह कोई भी चीज जिसमें संशोधन करना है वह संविधान का भाग होगा। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे इसका डिटेल में वर्णन करेंगे। यहाँ पे प्रस्तावना के संदर्भ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसका निर्णय आया। अब बहुत सारे बिंदुओं पे इस केस में निर्णय आया था, बस यही नहीं है कि बस प्रस्तावना के संदर्भ में इस केस में निर्णय आया था, बहुत सारे बिंदुओं पे इस केस में निर्णय आया था। 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में जो केस आई थी। और उसमें बताया गया, प्रस्तावना की दृष्टिकोण से जो निर्णय आया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल केस में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जब यह बोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना ही निर्णय बदला जा रहा है। बेरूबारी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यहां पे केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपने निर्णय को बदल सकती है। और यहां पे जब यह कंफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यह भी कंफर्म हो गया कि अब प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज वहां पे स्पष्ट की गई, और इसी केस में मूल ढांचे का सिद्धांत अर्थात आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया। और उसमें बताया गया कि प्रस्तावना के संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करने के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रस्तावना में
जो भी चीज हम जोड़ रहे हैं उससे हमारे संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है, अर्थात जो आधारभूत ढांचा है, मूलभूत जो ढांचा है, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा वर्तमान में जो भारतीय संविधान है वो लोकतंत्रात्मक है, और फिर कोई संशोधन किया गया प्रस्तावना में और घोषित कर दिया जाए, घोषणा कर दी जाए कि भारत का संविधान अब से राजतंत्रात्मक होगा, तो पूरा अर्थ ही बदल गया। पहले जो भारत का संविधान था वो लोकतंत्रात्मक था, अब राजतंत्रात्मक होगा, तो यहाँ पे जो उसका मूलभूत स्वरूप था लोकतंत्रात्मक वाला वह तो समाप्त हो गया। अर्थात प्रस्तावना में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो आधारभूत अर्थात मूलभूत जो ढांचा है उसके विरुद्ध में हो। यहीं से अगर पूछता है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो किस केस के तहत आया था, तो आप बोलेंगे केशवानंद भारती केस में। तो यहां से प्रस्तावना जब संविधान का भाग हो गया तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया भी क्लियर हो गई, और इसी के दृष्टिगत 1973 में यह निर्णय आया था, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और उस संशोधन में समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार वही 1976 में ही संशोधन हुआ है। जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत बिंदुओं पे उसमें संशोधन हुआ था। यही वजह है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। लेकिन प्रस्तावना के दृष्टिगत अगर हम बात करेंगे तो समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे, ये कई बार आपको बता चुका हूं मैं कि समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगर ये पूछे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो केवल एक बार 1976 में हुआ। केशवानंद भारती जो केस है उसमें आधारभूत ढांचे का सिद्धांत तो दिया गया, लेकिन आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, किन किन चीजों को आधारभूत ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस और LIC केस में भी निर्णय आया, और प्रस्तावना से संबंधित उसमें जो निर्णय आया उसमें केशवानंद भारती का जो निर्णय था उसी को दोहराया गया। तो हमने संशोधन के बारे में बात किया। अब एक चीज और आती है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रवर्तनीय है कि अप्रवर्तनीय है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, दोबारा बताने जा रहा हूं। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह अप्रवर्तनीय है, अर्थात प्रवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि प्रस्तावना में जो भी चीजें दी गई हैं उसे आप लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और यह जो प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, यह जो निर्णय आया था वह मदन गोपाल केस 1957 के तहत आया था। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना जो है वो प्रवर्तनीय है कि अप्रवर्तनीय है, तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का अर्थ यहाँ पे यह है कि प्रस्तावना में जो भी चीजें दी गई है उसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब जैसे व्यक्ति के गरिमा को दिया गया है कि सभी व्यक्ति को जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं गरिमापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराया जाना,
तो देश के सारे व्यक्ति न्यायालय जाए और बोले कि हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए हमको जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पूरे देश के लोगों को मुहैया कराई जाए। तो अगर सरकार के पास उतना पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे तो सरकार कहां से उपलब्ध कराएगी। अर्थात जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो चीजें दी गई हैं वह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अर्थात जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह अप्रवर्तनीय है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें किसी भी चीज में अगर संशोधन होगा तो वह आर्टिकल 368 के तहत होगा। बेरूबारी संदर्भ में आप जो भी चीज बताया हूं वो सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। 1960 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती 1973 में इसमें बताया गया कि भाग है और इसलिए संशोधन हो सकता है, परंतु यहीं पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। और इसके बाद मैंने एक चीज और बताया कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात अप्रवर्तनीय है। तो भारत में जो प्रस्तावना है उसके संशोधन के बारे में हमने सबसे पहले ये बताया कि किसी भी चीज में संशोधन तभी होगा जब वह संविधान का भाग होगा। अगर वह संविधान का भाग होगा तो अनुच्छेद 368 के तहत वह संशोधन होगा। इसके बाद हमने बताया कि बेरूबारी संदर्भ में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। और उसी के दृष्टिगत 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। फिर मिनर्वा मिल्स केस और LIC केस में भी केशवानंद भारती का जो निर्णय था उसे दोहराया गया। और मदन गोपाल केस 1957 में बताया गया कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। तो आज आप लोगों का जो प्रस्तावना चैप्टर था वो पूर्णतः समाप्त होता है। इसमें से एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा, आप चाहे जैसे भी पढ़ ले। मेरे क्लास के जो भी लेक्चर्स हैं प्रस्तावना के, उन सारे लेक्चर्स को पढ़ के आप नोट्स बनाइएगा। उसके बाद कोई भी बुक उठाइएगा और उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद देखिएगा 98 से 99% क्वेश्चन इसी क्लास से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।